सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात कर रहे थे, जो भी एविडेंस हम पढ़ रहे थे यानी कि इवोल्यूशन से रिलेटेड जो हमारे पास एविडेंस थे उनके बारे में बात कर रहे थे। और आज हमारा ये उससे रिलेटेड लास्ट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे 3 अलग अलग एविडेंस की। यानी कि पहला ऐसे एविडेंस जो जेनेटिक्स से मिलते हैं यानी कि आनुवांशिकी से जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो, दूसरा जीवाश्म विज्ञान से प्राप्त प्रमाण, और तीसरा है भौगोलिक वितरण से प्राप्त प्रमाण। यानी कि हम पढ़ेंगे जो आनुवांशिकी जेनेटिक्स के माध्यम से जो कैरेक्टर्स जाते हैं और जो एक एज एविडेंस दिखाई देते हैं इवोल्यूशन में, जब हम इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं उस दौरान। देखिए, आनुवांशिकी से प्रमाण के अंतर्गत एक्चुअली क्या होता है, हम जानते हैं कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग तरीके से गुणसूत्रों की संख्या निर्धारित होती है। जैसे उदाहरण यहाँ पर लिखा है कि चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48 और वहीं मनुष्य में होती है गुणसूत्रों की संख्या 46। तो अलग अलग जातियों में गुणसूत्रों के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें अंतर होने की वजह से ही क्या आती हैं, कुछ डिफरेंसेस आते हैं यानी कि असमानताएं आती हैं। अब आनुवंशिकी का एक्चुअली जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कई बार ये परिवर्तन या कई बार कुछ नई स्पीशीज जब बनाई जाती हैं तो उसमें ऐसा होता है कि किन्हीं दो नियर बाय स्पीशीज के बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है और उस क्रॉसिंग के बाद हाइब्रिड्स तैयार किए जाते हैं यानी कि संकर प्रजाति को तैयार किया जाता है। तो उसी में एक उदाहरण यहाँ पर है इक्वस कैवेलस यानी कि घोड़ा और इक्वस एसाइनस यानी कि गधा। घोड़े और गधे को आपस में जब इंटरब्रीड किया गया यानी कि इनके बीच में क्रॉसिंग कराई गई तब खच्चर बने जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं, जिसमें दोनों के गुण थे, घोड़े के भी थे और गधे के भी थे। घोड़े में जैसे ताकत ज्यादा होती है और गधे में यानी कि डंकी में क्या होता है, बोझ उठाने की ज्यादा क्षमता होती है। तो इन दोनों गुणों को टारगेट करके यहाँ पर क्या किया गया, नई प्रजाति को बनाया गया और जो वो क्या थी, खच्चर। ठीक है, ऐसे ही कुछ उदाहरण है कि जीन में कई बार परिवर्तन हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि सडनली कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिन्हें म्यूटेशंस कहते हैं। उसकी वजह से भी नई प्रजातियां बनती चले जाती हैं और जो विकास का क्रम है वो आगे बढ़ता है। और रही बात मनुष्य की, मनुष्य क्या करता है, अपने लाभ के लिए कुछ प्रजातियों में परिवर्तन करता है यानी कि उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराता है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराता है, जिससे नई प्रजाति अपने लाभ के अनुसार वो प्राप्त कर लेता है। तो ये तो थे यहाँ से मिलने वाले एविडेंस के तौर पर जो हमने ये उदाहरण लिया। दूसरी बात आती है यहाँ पर जीवाश्म विज्ञान से संबंधित यानी कि पैलियोंटोलॉजी की बात करेंगे हम। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली जीवाश्म होते क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई विलुप्त प्राणी है यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रिसेंट में एक्सिस्टेंस में नहीं है, लेकिन कभी खुदाई होती है या अन्य कुछ कार्य होते हैं तो उसके कुछ इंप्रेशंस मिल जाते हैं चट्टानों में या जमीन में, और वो इतने स्पष्ट होते हैं कि उस क्रिएचर की या उस ऑर्गेनिज्म की आकृति वहां पर प्रॉपर तरीके से दिखाई देती है। तो इस तरीके की मिलने वाली संरचनाओं को कहा जाता है जीवाश्म। यहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ भी अवशेष हैं या कुछ ऐसे चिन्ह के फॉर्म में भी यहाँ पर मिल जाते हैं, मीन्स प्रिंट टाइप के जैसे हम बता रहे हैं, सांचे भी बनते हैं कई बार, तो अलग अलग तरीके से स्थितियां उसकी होती हैं। ठीक है, तो वो होते हैं क्या, जीवाश्म। पहला तो प्रश्न यही कि जीवाश्म बनते कैसे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, जो जीवाश्म बनने की यानी कि फॉसिल फॉर्मेशन जो होती है वो फॉसिल फॉर्मेशन ऐसा होता है कि किसी वजह से किसी जीव की मृत्यु हुई यानी कि डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वो रेत में या चट्टान में कहीं तो बॉडी गिरेगी, ठीक है, कहीं तो उसकी मृत्यु होने के बाद शरीर पड़ा होगा। तो रेत में या वो चट्टान में किसी तरीके से या पत्थर के ऊपर जैसे भी वो क्या हो जाता है, जीव वहां पर गिरा हुआ है, मर गया है, पड़ा है, अब वो चट्टानों के नीचे दब गया। ऐसा नहीं है जो जीवाश्म बनने की प्रक्रिया है एक दिन में जीवाश्म बन गया, ये हजारों वर्षों के बाद निर्मित होने वाली प्रक्रिया होती है। तो लाखों करोड़ों वर्ष भी लग जाते हैं कई बार। तो कई बार ऐसा होता है कि जब ये जीव जैसे दब जाएगा, दबने के बाद क्या होता है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिन केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो शरीर है
वो शरीर वहां पर एक पत्थर यानी कि एक सॉलिड जैसा रूप ले लेता है, पत्थर जैसा रूप ले लेता है। और इस तरीके से जो पत्थर में बदलने की प्रक्रिया होती है उसे एक नाम दिया जाता है पेट्रिफिकेशन। ठीक है, उसे क्या नाम दिया जाता है? पेट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो भी डेथ ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक इंप्रेशन वहां पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है, और जिसमें उसकी शारीरिक संरचना ले लें, मतलब बहुत आर्कियोप्टेरिक्स का आपने फॉसिल देखा ही, अभी लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया ही था, और उसमें 2 तरीके से हमने आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल्स का जो इमेज था वो उसमें ऐड किया था। बहुत ही सुंदर दिखाई देता है जब इस तरीके के जीवाश्म यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखे हुए हैं कि जो भी फॉसिल्स हैं यानी कि जीवाश्म है वो कितने प्रकार के होते हैं या उन्हें कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, टाइम पास होता चला जाता है और जीव के शरीर की जो बनावट है या वो जगह जो है या जो पृथ्वी की सतह है उसमें परिवर्तन होते चले जाते हैं। तो उस आधार पर बहुत सारे फिजिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं जो इस फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी के आधार पर जीवाश्म क्या होते हैं, 4 तरीके से डिवाइड किए गए हैं, जिसमें पहला हमने पेट्रिफाइड फॉसिल्स, सेकंड मोल्ड फॉसिल्स, और थर्ड है अनएल्टर्ड फॉसिल्स, और फोर्थ वन है प्रिंटेड फॉसिल्स या प्रिंट फॉसिल्स। देखिए सबसे पहला पेट्रिफाइड फॉसिल्स क्या होते हैं, जब कोई जीव मरने के बाद किसी कठोर भाग जैसे किसी शेल में या किसी बोन में या किसी आउटर स्केलेटन की बात करें, उसके बने होते हैं जिनमें सिलिका, चूना या इस तरीके के ठोस पदार्थ होते हैं जो अभी हमने यहाँ बात की। तो इस तरीके के फॉसिल को कैटेगराइज किया गया है पेट्रिफाइड फॉसिल में। सेकंड नंबर पर आता है मोल्ड फॉसिल। हिंदी में बोले तो मोल्ड मीन्स सांचा होता है, सांचा समझते ही हैं, किसी भी आकृति का कोई केज टाइप का होता है। तो मोल्ड फॉसिल्स क्या होते हैं, इसमें जो भी जीव शरीर होता है उसका कोई भाग शेष नहीं रहता, केवल शरीर का एक सांचा जैसा दिखाई देता है। आप कैसे समझेंगे, जैसे मूर्तियां बनाई जाती हैं तो वो भी सांचे के माध्यम से बनाई जाती हैं, या आप होली पे बनने वाला जो स्वीट होता है, गुजिया होती है, वो भी सांचे के माध्यम से बनाई जाती हैं। तो सिर्फ आउटर शेप वहां पर दी जाती है, जैसे हमने मूर्ति का उदाहरण लिया, केवल आउटर शेप दी जाती है, इंटरनली उसकी जो अदर स्ट्रक्चर है वो नहीं होते हैं। तो मोल्ड मीन्स केवल सांचा जैसा दिखाई देता है, केवल एक आकृति दिखाई देती है। तो तीसरे नंबर पर है आपके अनएल्टर्ड फॉसिल्स, हिंदी में अपरिवर्तित जीवाश्म कहेंगे। इसमें क्या होता है, कोई भी बॉडी पूरे तरीके से बर्फ में या किसी एम्बर में पूरे तरीके से वो दब जाता है, या वो वहां पर ऐसी कंडीशन रहती है कि उनके बीच में सुरक्षित रह जाता है, और जब कभी वहां पर किसी के द्वारा खोज की जाती है, खुदाई की जाती है, तो वो इतना अच्छा प्रिजर्व्ड रहता है कि उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता, और वो एज इट इज जीव जैसा होता है वैसा ही वहां पर संरक्षित हो जाता है। तो इस तरीके के उसको फॉसिल्स टाइप को बोला जाता है अनएल्टर्ड फॉसिल्स। लास्ट वन प्रिंट, यानी कि प्रिंट बोला जाता है ठप्पा। इसमें क्या होता है, सड़ने से पहले ही जो जीव होता है वो ठप्पा या चट्टान पर उसका एक इंप्रेशन वहां पर चला जाता है, तो उसे बोला जाता है ठप्पा। ठप्पा मीन्स जनरली एक कोई शेप आ गई है। ठीक है, तो ये तो था हमारा जीवाश्म विज्ञान से संबंधित जो प्रमाण है उनकी बात। लास्ट वन जो हमें डिस्कस करना है भौगोलिक वितरण से संबंधित, यानी कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एविडेंसेस की हम बात करेंगे। देखिए जियोग्राफिकल जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनसे संबंधित देखिए जितनी भी पृथ्वी है उसमें कुछ बैरियर्स हैं, जैसे नदियां हैं, समुद्र है, पहाड़ है या रेगिस्तान है। ये एक बैरियर का काम करते हैं जो एक जीव जाति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में एक अवरोध उत्पन्न करते हैं, और एक पर्टिकुलर स्पीशीज उसी स्थान तक सुरक्षित रह जाती है, संरक्षित रह जाती है। जैसे इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर है, मर्सुपियलिया का है, यानी कि मर्सुपियल एनिमल्स की बात करेंगे, प्रोटोथीरिया हो गए, लंगफिशेस हो गए, और डार्विन्स फिंचे। फिंचे के बारे में हमने पढ़ाई था। यहाँ पर मर्सुपियल की बात करते हैं तो एक मेटाथीरिया एक उपवर्ग जिसे हम कहेंगे उसके एनिमल्स होते हैं, और जिसका एग्जाम्पल हम जानते हैं क्या है, कंगारू। कंगारू ध्यान में रखिएगा, मर्सुपियल कई बार ऐसे ही पूछा जाता है।
तो इसको ध्यान में रखिएगा। वो क्या है? कंगारू। नेक्स्ट वन इससे संबंधित क्या आता है कि जैसे हमने कहा प्रोटोथीरिया, हम जानते हैं ये भी क्या है? मैमल है, क्योंकि लास्ट वीडियो में इसको भी हमने पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है? डकबिल या एकिडना, ये सारे इसमें आएंगे। और ये कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ये किसी अन्य स्थान पर नहीं मिलते, तो पर्टिकुलर स्थान पर ही ये मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसी चीज को हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या जो जब निर्माण की प्रक्रिया हुई थी उस तरीके से देखें, तो जब एंशियंट टाइम था तो उस समय ऑस्ट्रेलिया जो था वो एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। ठीक है। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे जो स्थल थे वो सेपरेट होते चले गए, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का जितना भाग था, जितने से मतलब हुआ कि जहां पर निम्न कोटि के जो भी मैमल्स थे उनके डेवलपमेंट जब हो चुका है, उनके डेवलपमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया का बचा हुआ भाग क्या हुआ? उससे शेष जुड़े हुए भाग से अलग हो गया। तो बाद में एशिया महाद्वीप में यूथेरिया और उनका विकास होता है। अब प्रोटोथेरिया और यूथेरिया में अंतर क्या था? यूथेरिया जो थे वो मांसाहारी थे, यानी कि वो शिकार करते थे, और प्रोटोथेरिया और मर्सुपियल जंतुओं को लगभग उन्होंने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है। तो अब वहां पर प्रोटोथेरिया क्या हुए? ग्रो नहीं कर पाए, केवल कहां तक रह गए? ऑस्ट्रेलिया तक रह गए। ठीक। ऐसी लंग फिशेज हैं। लंग फिशेज में रेस्पिरेशन के लिए फेफड़ों के तरीके के कुछ ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो गए थे। तो बाकी जो भी अदर फिशेज थी, उन फिशेज से ये क्या थी? अलग थी। अब इनके कुछ एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे नियोसिरेटोडस है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, लिपेडोसाइरन है जो अमेरिका में है, प्रोटोएरस है जो कहां पर मिलता है? अफ्रीका में मिलता है। तो ये लंग फिशेज क्या है? एक प्रमाण के रूप में है भौगोलिक वितरण के अंतर्गत। फिर डार्विन्स फिंचे देखा ही हमने। डार्विन ने गैलेपैगो आइसलैंड पर अपनी रिसर्च के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए या अपने प्रयोग के लिए वो वहां पर गए थे। तो 20 अलग अलग स्पीशीज उन्होंने वहां पर देखी, और देखने के बाद वो इस निर्णय पे पहुंचे कि इस तरीके के जो बर्ड्स थी वो बर्ड्स साउथ अमेरिका में भी मिलती थी। और शायद ऐसा हुआ होगा कि उसी जो साउथ अमेरिका वाला भाग था वहीं से ये कहाँ चले गए हों? गैलेपैगो आइसलैंड पर चले गए हों, और अलग अलग वातावरण, अलग अलग परिस्थितियों की वजह से इन्होंने क्या कर लिया हो? वहां के वातावरण के अनुकूल अपने आप को बना लिया हो, जिस वजह से वो एक नई जाति के रूप में दिखाई देती हैं, या नई जाति के रूप में वो डेवलप होंगी। तो ये तो थे कि जो एविडेंसेस रहे। अब देखिए, इसमें एक एविडेंस के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाथी और शेर का उदाहरण लिया। ठीक है। हाथी और शेर कहाँ मिलते हैं? हाथी और शेर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में सुविधा होगी। केवल कहाँ मिलेंगे? अफ्रीका में और इंडिया में। इसी तरीके से जिराफ है, जेब्रा है, और हिपोपोटामस है यानी कि दरियाई घोड़ा है। ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं केवल अफ्रीका में। अन्य स्थानों पर यदि आप कहेंगे नहीं नहीं अब तो यहाँ भी मिलते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि उनका सर्वाइवल हो सके। लेकिन जो वो नेटिव हैं, यानी कि जहां का इन्वायरमेंट उनके अडेप्टिव है, या जिस इन्वायरमेंट के वो अडेप्टिव हैं, वो ये है। जैसे अफ्रीका में क्या मिलेगा? अभी जैसे हमने क्या कहा कि जेब्रा मिलेगा, जिराफ मिलेगा, वो अफ्रीका में मिलेगा। ऐसी हाथी और शेर हमने कहा अफ्रीका और इंडिया में मिलते हैं। तो ये यहाँ के अलावा अन्य स्थानों पर क्यों नहीं मिलते? जैसे शुरुआती हमने की कि इसमें क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स क्या काम करते हैं कि जैसे समुद्र हो गया, जैसे रेगिस्तान हो गए, या पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, ऊंची चोटियां हो गई, वो उनके लिए क्या करती हैं? बैरियर का काम करती हैं, और एक पर्टिकुलर स्पीशीज वहीं तक रह जाती है जहां पर वो सर्वाइवल इजीली कर पाती है। तो फिलहाल जो हमारा ये टॉपिक था एविडेंस से रिलेटेड, ये एविडेंस से संबंधित हमारा टॉपिक यानी कि ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन के साथ शुरू करेंगे, तो लगातार साथ बने रहें। और अगर कंटेंट इंपॉर्टेंट है उसे नोट डाउन करते रहें, क्योंकि अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनके जो भी छोटी छोटी नोटिंग है वो अपने पास रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।